नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है AMPCS। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अपने इस इनिशिएटिव में हम जनसत्ता अथवा दैनिक जागरण एडिटोरियल अर्थात संपादकीय के लेखों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अपने इस इनिशिएटिव को हमने थोड़ा लचीला बनाया है, अर्थात अगर किसी दिन जनसत्ता न्यूज़पेपर में अच्छा आर्टिकल होता है तो हम उसे डिस्कस करते हैं, अथवा कभी दैनिक जागरण में जो आर्टिकल है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम उसे डिस्कस करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होते हैं, या फिर ऐसे आर्टिकल आते हैं जो या तो राजनीति से प्रेरित होते हैं, अथवा ऐसे आर्टिकल जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस अपनी इनिशिएटिव को और ज़्यादा लचीला बनाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि अगर इस संदर्भ में कोई न्यूज़ काम की आती है तो हम उस न्यूज़ के आलोक में अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि ये 23 जून 2024 की खबर है कि श्रीमती शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो भारत यात्रा पर हैं और उन्होंने भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए न्योता दिया है। तो इसी संबंध में, इसी खबर के आलोक में हम भारत बांग्लादेश संबंधों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने भारतीय कंपनियों को देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात बांग्लादेश के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनमें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है भारतीय कंपनियों को, और ये कहा है कि द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच में हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, हम बांग्लादेश को देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वहीं वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, भारत को, इस पूरे भारतीय क्षेत्र को इस पूर्वोत्तर क्षेत्र से कनेक्ट करता है ये रास्ता। ये देख सकते हैं आप कितना संकरा रास्ता है। इसे हम सिलीगुड़ी गलियारा अथवा चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। ये वर्तमान में दार्जिलिंग से गुजरता है। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हालिया प्रकरण क्या है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय कंपनियों को उनके देश का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। और ऐसा उन्होंने कब आमंत्रित किया? जब वे भारतीय उद्योग परिसंघ को संबोधित कर रही थी, CII को जब वो संबोधित कर रही थी, तब उन्होंने इस तरह का आमंत्रण भारतीय कंपनियों को दिया। अब देखिए, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित किया कि आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, अर्थात चाहे वे अच्छे हों चाहे वे बुरे हों, आप उनको नहीं बदल सकते। अगर वे बुरे हैं या अगर उनके साथ आपके संबंध सामान्य नहीं है, तो कोशिश ये होनी चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए कि उन संबंधों को सामान्य बनाया जाए, और जो देश आपके मित्र देश हैं उनके साथ सहयोग को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की आवश्यकता होनी चाहिए। बांग्लादेश को भी अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहली बात, बांग्लादेश का महत्व भारत के लिए क्यों है? क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और भारत सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि उसके चारों तरफ अन्य पड़ोसी देश भी हैं, तो भारत की जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरी चीज़, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से, जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर, सिलीगुड़ी गलियारा, चिकन नेक, बहुत ही संकरा रास्ता है। तो अगर हमें पूर्वोत्तर राज्यों के साथ और ज़्यादा कनेक्टिविटी के नए नए मार्ग ढूंढने हैं, तो कहीं ना कहीं उस संदर्भ में भी बांग्लादेश की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट है कि दोनों ही देश, चाहे बांग्लादेश की हम बात करें और चाहे भारत की बात करें, दोनों ही सार्क और बिम्स्टेक के सदस्य हैं, और
अनेक वैश्विक मंचों पर बांग्लादेश ने भारत के दृष्टिकोणों का समर्थन किया है। पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, उनमें जो बढ़ता हुआ उग्रवाद है और अलगाववाद है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी बांग्लादेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, उग्रवादी संगठन, जहां वो कुछ भी अवांछनीय गतिविधियां करके, चाहे वो हमला हो सकता है, ठीक है, उस अवांछनीय गतियों को करके पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ले लेते हैं। तो अगर ऐसे संदर्भ में, ऐसे प्रकरणों में हमें बांग्लादेश का साथ मिल जाए तो उसके माध्यम से उग्रवाद और अलगाववाद जैसी जो धारणाएं हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में, तो चीन का जो प्रभाव है, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चीन की नीति हो जो कि भारत को घेरने के लिए है, तो ऐसी स्थिति में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी, चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भी बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 2014 में भारत ने एक नीति प्रतिपादित की थी विदेश नीति के संदर्भ में, जिसे हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, अर्थात पड़ोस प्रथम की नीति। तो उस संदर्भ में भी बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी राज्य है, जिसके माध्यम से हम अपनी इस नीति का क्रियान्वयन कर सकते हैं। दूसरी चीज, भारत की इंडो पैसिफिक नीति जो है, जिसमें भारत ये वकालत करता है, भारत इस चीज़ का पक्षधर है कि जो हिंद महासागर है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, वो खुला, मुक्त और सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो ऐसी नीति को अपनाने और उसे लागू करने में भी बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश में सहयोग के बिंदु क्या क्या हैं। अगर सहयोग के बिंदु की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात है व्यापार और आर्थिक साझेदारी। भारत एशिया में बांग्लादेश के निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अगर भारत में आयात हो रहा है बांग्लादेश से एक बड़ी मात्रा में, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत के आर्थिक हित आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने CEPA अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लागू किया हुआ है। और ये जो समझौता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये द्विपक्षीय कारोबार में अहम भूमिका निभाता है। कच्चा माल बांग्लादेश भारत से आयात करता है और फिर अनेक वस्तुओं का निर्यात भारत को करता है। सहयोग के दूसरे बिंदु की हम बात करें तो वो है, देखिए, ऊर्जा परियोजनाएं। भारत की मदद से बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें पूरा होती हैं। कनेक्टिविटी परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, दोनों देशों के मध्य में रेल सेवाएं भी समय समय पर चलाई गई हैं। जैसे कलकत्ता और ढाका के बीच में 2008 में मैत्री रेल सेवा शुरू की गई थी। कलकत्ता और खुलना के बीच में बंधन रेल सेवा 2017 में शुरू की गई थी और जलपाईगुड़ी और अखुरा के बीच में मिताली रेल सेवा 2021 में प्रारंभ की गई थी। सड़क मार्ग परियोजनाओं की अगर हम बात करें, BBIN एक प्रस्तावित उप क्षेत्रीय सड़क मार्ग परियोजना है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये चारों देशों की एक उप क्षेत्रीय योजना है, जिसके माध्यम से चारों देश आपस में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाते हुए अपने आर्थिक हितों को भी साध सकते हैं। अगली हम बात करें जल संसाधनों का बंटवारा। देखिए, भारत और बांग्लादेश क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, तो बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो भारत से होकर बांग्लादेश में बहती हैं। जो एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी, उसके जल को लेकर, उसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद का बिंदु रहता था। लेकिन भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार ने 1996 में, भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए 1996 में गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया। इसी तरह से दोनों देशों में कुशियारा नदी जो है उसके जल बंटवारे को लेकर भी समझौता हो गया है। अभी वर्तमान में कोशिश ये की जा रही है कि तीस्ता नदी जल विवाद को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि 2011 में तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसके विरोध के कारण और
अड़ियल रवैये के कारण वह जो समझौता है आज तक लागू नहीं हो पाया है। तो इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, देखिए भारत के लिए समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र। जैसे कि हमने बताया कि वर्तमान जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्होंने भारतीय कंपनी को आमंत्रित किया कि बांग्लादेश के जो स्पेशल आर्थिक क्षेत्र हैं SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र, उनमें आप निवेश कीजिए। तो भारत के लिए दो ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से भारत के लिए ही निर्मित हैं, मतलब मोंगला और मीरसराय, ये बांग्लादेश के SEZ है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत भी बांग्लादेश का महत्व बखूबी समझता है। इसलिए जब 2023 में भारत के द्वारा G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी तो भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया था। उनमें से दक्षिण एशिया से एकमात्र देश बांग्लादेश था जिसको कि G20 सम्मेलन में भारत के द्वारा आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेशी नागरिकों को वीज़ा भी कम से कम प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख या 15 से 20 लाख नागरिक जो हैं बांग्लादेशी नागरिक, उनको भारत वीज़ा देता है। और ये जो नागरिक हैं ये पर्यटन के उद्देश्य से, इलाज के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से भारत को विजिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे जो महत्वपूर्ण सहयोग के बिंदु हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है वो भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों देशों में तनाव के क्या क्या बिंदु हैं। देखिए, तनाव के बिंदुओं की पहली बात करें तो पहला जो बिंदु है वो है सीमा प्रबंधन। जैसा कि हमने अपने डिस्कशन की स्टार्टिंग में बताया कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो यह जो सीमा है ये खुली सीमा है और यहाँ पर फेंसिंग का जो कार्य है अभी भी लंबित है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत बांग्लादेशी नागरिक हैं वो अवैध रूप से सीमा पार करने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं और सुरक्षा बलों द्वारा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी कई बार की जाती है। तो यहाँ जो सीमा प्रबंधन है इस पर कार्य करने की आवश्यकता है दोनों देशों को। दूसरी अगर हम बात करें अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा जो है, देखिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि आज से 3 वर्ष पूर्व असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर गणना के तहत ये पाया गया कि 29 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया। तो इस बिंदु को लेकर भी दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति है। और ऊपर अभी हमने देखा तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भी भारत और बांग्लादेश में आज तक समझौता नहीं हो पाया है और यह समझौता 2011 से ही लंबित है। अगला तनाव का बिंदु है अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति हिंसा। देखिए, बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवाद में वृद्धि देखी जा रही है जिसके माध्यम से वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है और हिंदुओं की जो आबादी है वो एक बहुत कम प्रतिशत में वहाँ पर सिमट चुकी है। हालांकि जो वर्तमान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं उन्होंने इसके विषय में कदम उठाने के लिए भारत को आश्वस्त किया है, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति जो हिंसा है वो वहाँ एक बड़े पैमाने पर व्याप्त है और इसी समस्या का समाधान हो सकता है CAA द्वारा, नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा। क्योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक में के माध्यम से जो 3 देश हैं, भारत ने 3 देशों के साथ अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो इसमें जो अल्पसंख्यक हैं 6 समुदाय कौन कौन से, जिसमें कि हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और पारसी हैं। तो ये 6 समुदाय अगर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति हिंसा को CAA के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत संबोधित कर सकता है। अगर चुनौतियों की बात करें, दोनों देशों के संबंधों में क्या चुनौतियां हैं, तो देखिए चुनौतियों का बिंदु है चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन अपने सामरिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए बांग्लादेश को तरह तरह के लोक लुभावने ऑफर दे रहा है। ठीक है, जिससे कि भारत के आर्थिक और सामरिक हित कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में प्रभावित हो सकते हैं। तो
चीन के बढ़ते प्रभाव को बांग्लादेश में कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अपने आज के डिस्कशन में हमने देखा कि भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो उनमें क्या सहयोग के बिंदु हैं, क्या तनाव के बिंदु हैं, क्या चुनौतियां हैं और बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी, अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराएं। जल्द ही एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।